तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के वीडियो में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इक्विवेलेंस रिलेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? ट्रांजिटिव, फिर उससे पहले सिमेट्रिक, फिर रिफ्लेक्सिव। तो उन तीनों वीडियो का नॉलेज इधर चाहिए होगा आपको। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में कुछ नहीं पता है तो ये वीडियो अभी मत देखना, क्योंकि ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव का आइडिया नहीं है तो ये देखिए कोई फायदा नहीं है। मैं आई बटन पे पिछले वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उधर जाके वो देख लेना। फिर उसमें उससे पिछले वाले का आई बटन पे आएगा। आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, चैप्टर इस वीडियो के एंड में आएगा कि हर एक वीडियो के एंड में फर्स्ट चैप्टर का प्लेलिस्ट दे रखा है। तो प्लेलिस्ट में जाके वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का देख लेना, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मतलब मैंने ये एनालिसिस में देखा है कि 70% जो व्यूअर्स है मेरे वो नॉन सब्सक्राइबर्स है। तो जो भी अगर चैनल पे आकर वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अगर मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है, मतलब अगर आपको समझ आ रही है, तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और फिर कमेंट में अपने डाउट्स पूछना। जो भी आपका डाउट हो, मैं अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी नीचे डाल दूंगा, और मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उधर भी मुझे डीएम कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हो। तो अभी शुरू करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, होता क्या है? अ रिलेशन आर ऑन एनी सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस इफ एंड ओनली इफ। ये IFF का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। तब ही जब इफ एंड ओनली इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो कब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है? जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव की भी प्रॉपर्टीज को उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सिमेट्रिक का भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव का भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब अगर आपको नहीं पता कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का प्रॉपर्टीज क्या है, तो जैसे मैंने बताया पिछले वीडियोस में जाके पहले वो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आके ये वीडियो दोबारा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो अब हम जब इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो उससे कैसे डील करना है वो हम अब देखेंगे। तो उसके लिए भी इसका आइडिया जरूरी है। तो अब हम मेथड डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि CBSE वालों ने फंक्शंस का जो कंपोजिट फंक्शंस और इनवर्स भी निकाल दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक जिससे क्वेश्चन आएगा वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। बाइनरी ऑपरेशन भी एक है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल, अगर मैं अपना प्रेडिक्शन बताऊं, मतलब मेरा जो अनुमान बताऊंगा ना, तो मेरे हिसाब से 80% चांस है कि इक्विवेलेंस से आएगा और 20% चांस है कि बाइनरी से आएगा। तो मैं ये गैम्बल कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इक्विवेलेंस से आएगा। तो इसीलिए हम इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस देके, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद इक्विवेलेंस क्लास डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद इसका पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं सॉल्व करूंगा कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने दूंगा, और जो बुक से रिलेशन, इस ये इक्विवेलेंस क्लास जब खत्म होगा तो हमारा रिलेशन का पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम पहुंचेंगे फंक्शंस में। तो रिलेशन का जितना भी पोर्शन है, एग्जांपल क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो अभी देखते हैं मेथड, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वीडियो एकदम ध्यान से देखना, ये क्या हर वीडियो एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ये उसी वीडियो से बिल्ड होके आया है। तो अगर पिछला वीडियो का नॉलेज नहीं होगा तो ये वीडियो को आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहला स्टेप क्या करना होता है? कोई भी रिलेशन दिया रहता है, रिलेशन का डेफिनेशन दिया रहता है, सेट दिया रहता है, तो अगर वो इक्विवेलेंस है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए ज्यादातर मैथ्स में क्या होता है ना, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आधा आंसर तो वही निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आए कि चेक वेदर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, मतलब चेक वेदर रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि वो इक्विवेलेंस नहीं होता है। अगर चेक बोल के आया है तो वो इक्विवेलेंस नहीं होने का चांसेस होने से ज्यादा रहता है। लेकिन अगर सो डैट बोल के क्वेश्चन आए, कि सो डैट बोल के अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको पता चल चुका है, अब आपको बस उसको प्रूव करना है। तो ये आसान हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे चेक बोला है तो हो भी सकता है इक्विवेलेंस, नहीं भी हो सकता है। ज्यादा चांसेस नहीं होने का रहता है, 60 to 70% नहीं होने का रहता है,
कम चांस रहता है कि वो इक्विवेलेंस है, अगर चेक बोल के क्वेश्चन आया है तो। लेकिन अगर शो डैट, प्रूव डैट बोल के आया है तो वो इक्विवेलेंस है, बस आपको क्या करना है, दिखाना है कि वो इक्विवेलेंस है। तो अब मेथड डिस्कस करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए तो कैसे करना होगा। पहले आपको चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करना है वो रिफ्लेक्सिव के वीडियो में बताया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बोलूंगा कि आपको क्या करना है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है और चेक करना है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू ए और नॉट। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो दूसरे स्टेप पे चाहिए, अगर नहीं है तो वहीं पर आंसर खत्म, रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना ही पड़ता है, इफ एंड ओनली इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर पहले ही स्टेप में अगर वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा, वहीं पर आंसर खत्म। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्सिव है और प्रूव हो गया तो फिर दूसरे स्टेप पे जाना। तो दूसरे स्टेप पे क्या करना है आपको, सिमेट्रिक, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है एक्स वाई सच दैट दे बिलोंग टू आर, और चेक करना है कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर और नॉट। तो अगर ये सिमेट्रिक हो गया, मतलब सिमेट्रिक भी हो गया, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों हो गया, तो अब मूव करिए थर्ड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में ही रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो वहीं खत्म, फिर अगर रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक पे आइए सेकंड स्टेप पे, और अगर सेकंड स्टेप में वो सिमेट्रिक नहीं है तो आंसर वहीं खत्म, क्योंकि तीनों होना जरूरी है। अगर एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो ये चेक कीजिए, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो वहीं पर आंसर खत्म, इट इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन अगर सिमेट्रिक है तो आपको जाना पड़ेगा थर्ड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में चेक करना होगा कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ये कैसे चेक करना है ये सब मैंने इन लोगों का अपने अपने वीडियो में बता दिया है। रिफ्लेक्सिव का वीडियो है एक अलग, सिमेट्रिक का अलग वीडियो है, ट्रांजिटिव का अलग ही वीडियो है। तो उधर मैंने बताया है कि इनको कैसे प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है। तो वो वीडियो देखिए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पिछले वीडियो का नॉलेज एकदम इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिटिव में हमें क्या करना था, मतलब रफ रिवीजन टाइप का ले लीजिए। ट्रांजिटिव में हमें क्या करना है, तीन आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है, जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर शुड इम्प्लाई। तो इसको क्या इम्प्लाई करना पड़ेगा कि एक्स जेड भी आर को बिलोंग कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई होता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, आपने तीन आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है और बोलना है कि एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, वाई जेड भी आर को बिलोंग कर रहा है, और देखना है कि एक्स जेड आर को बिलोंग करता है या नहीं, जब ये दो कंडीशन रहता है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है तो क्या हो गया, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। एक भी अगर ब्रेक हुआ, मान लीजिए सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो बात खत्म, पहले स्टेप में ही बात खत्म, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन का अगर चेक का क्वेश्चन कर रहे हो तो ये एक बोनस है कि अगर वो इक्विवेलेंस नहीं है और पहले ही स्टेप में रिफ्लेक्सिव नहीं आया तो वहीं पर आंसर खत्म, मिल गए आपके मार्क्स धनाधन। तो और अगर सेकंड स्टेप सिमेट्रिक नहीं है तो सेकंड स्टेप में आंसर खत्म, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फर्स्ट स्टेप को सेटिस्फाई कर रहा है रिफ्लेक्सिव है तभी सेकंड स्टेप में आना है, और अगर सेकंड स्टेप को भी सेटिस्फाई कर रहा है तभी थर्ड स्टेप में जाना है और चेक करना है। और अगर तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो इक्विवेलेंस है, और अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो अब हम दो क्वेश्चन करेंगे, एक जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और एक जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं जिस सिचुएशन में वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो मान लीजिए एक सेट है 11 12 13 उसके एलिमेंट्स हैं, तो और ये रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, जितने भी सेट में एलिमेंट्स है उसका खुद के साथ रिलेशन होना पड़ता है। तो 11 का खुद के साथ है, 12 का भी खुद के साथ है, 13 का भी खुद के साथ है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ता है, हर एक एलिमेंट ए बी के फॉर्म में जो रहता है उसका बी ए के फॉर्म में भी रहना पड़ता है। तो ए बी के फॉर्म में कौन सा है, मतलब ये तो ए के फॉर्म में। तो हमने क्या डिस्कस किया था, जब सिर्फ ऐसे एलिमेंट सेट में रहे, मतलब सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स रिलेशन में रहेंगे तो वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों रहेगा, ये हमने बोला था ना। तो अब चेक करते हैं कि इस फॉर्म का कोई 11 12 है ए बी के फॉर्म में, जिसमें ए और बी डिफरेंट है। वो की नोट्स में बताया था कि अगर रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ऐसा फॉर्म में नहीं है ए बी के फॉर्म में जिधर ए और बी इक्वल नहीं हो, तो वो रिलेशन ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक रहता है और ट्रांजिटिव भी रहता है। तो इधर देख लेते, इधर है
इधर ए और बी के फॉर्म में है जिसमें ए और बी इक्वल नहीं है, तो उसका ऑपोजिट है या नहीं, मतलब बी है या नहीं, ए और बी है, 11 12 है और 12 11 भी है, तो ये क्या भी हो गया, ये हो गया सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी के फॉर्म में है तो उसका ए सी के फॉर्म में भी रहना पड़ता है, तो ऐसा कोई है, देखते हैं। 11 12 है ए बी के फॉर्म में, 12 11 है बी ए के फॉर्म में, मतलब अब मान लीजिए ये सी ले लीजिए इसको, तो 11 12 12 11 11 11 मतलब ए बी बी सी ए सी, क्योंकि सेम है 11 11 है ए सी, तो 11 11, तो ये ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन में ऐसा एलिमेंट, ऐसे फॉर्म का एलिमेंट ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाता है। इसमें ऐसे फॉर्म का एलिमेंट है ही नहीं, क्या है, ए बी है, बी ए है और ए है। कहने का मतलब जो की नोट दिया हुआ था उसमें देख लेना, मैंने ये नोट्स दिया है कि ऐसा फॉर्म का अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं रिलेशन में, तो वो रिलेशन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ट्रांजिटिव रहता है, जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, इस फॉर्म का अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो रिलेशन ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव रहता है। तो ये हो गया एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जाम्पल। अब करेंगे हम प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम करेंगे जिसमें एक में होगा इक्विवेलेंस रिलेशन और दूसरे में होगा, दूसरे में इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो पिछला वीडियो सब देख लेना, तभी जाके ये वीडियो में जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आएगा। इसीलिए मैं पहले से बोल रहा था कि साथ साथ करना, साथ साथ मेरे साथ जितना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ साथ साथ करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि सभी तो पिछले वीडियो से रिलेट हो रहे हैं ना, जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सब पिछले वीडियो, की नोट्स पिछले वीडियो में था, तो ट्रांजिटिव पिछले वीडियो में, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सब पिछले वीडियो में था। तो अगर आप डायरेक्ट आज का वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले से इंट्रोडक्शन से ही देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है वो सब देखिए। आइडेंटिटी एलिमेंट इक्विवेलेंस रिलेशन का एक एग्जांपल है। अगर पूछे कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एक एग्जांपल दो तो बता देना आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन किस टाइप का होता है, अगर सेट में मान लीजिए 3 एलिमेंट है तो आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेशन फॉर्म करता है, सभी एलिमेंट दूसरों के साथ नहीं करता है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि हर एक मतलब 1 11 नहीं है, मतलब हर एक एलिमेंट का खुद के साथ तो रिलेशन है, हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, मतलब वो रिफ्लेक्सिव हो गया। और कोई भी ऐसा इस फॉर्म का एलिमेंट है ही नहीं, ए बी फॉर्म का एलिमेंट है ही नहीं जहां पर ए और बी इक्वल ना हो, तो इस फॉर्म का एलिमेंट है नहीं है, दोनों में तो इक्वल रहता है, 1 1 इक्वल 2 2 इक्वल 3 3 इक्वल, मतलब ऐसा कोई नहीं ना कि जिसमें ए और बी इक्वल ना हो, जैसे ये इसमें ए और बी इक्वल नहीं है ना, तो इस टाइप का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये खुद ब खुद क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अगर इस टाइप का नहीं है तो ये हो गया सिमेट्रिक। और गौर से देखिए इस फॉर्म का भी कोई नहीं है, ए बी और ए सी के फॉर्म का, मतलब बी सी के फॉर्म का भी कोई नहीं है जहां पर ये एक दूसरे का इक्वल ना हो, तो ऐसा भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये खुद ब खुद क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ये सब हमने किया है वो की नोट्स में, जो ट्रांजिटिव रिलेशन का वीडियो था उसमें एंड में की नोट्स दिया था, तो उसमें ये सब बताया था, तो पहले पिछला वीडियो सब देखना। अब हम 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, मतलब टी क्या है, एक सेट है, क्या किस चीज का सेट है, प्लेन में रह गए सभी ट्राइंगल्स का सेट है, जो प्लेन में सभी ट्राइंगल्स जो है उसका एक सेट है। टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर इज अ रिलेशन इन टी, मतलब उस सेट में एक रिलेशन है और वो रिलेशन डिफाइन किया गया है गिवन बाय आर इक्वल्स टू T1 T2, और इसका कंडीशन क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो जो दो ट्राइंगल्स मतलब जो दो ट्राइंगल्स ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे, मतलब जो रिलेशन में दो ट्राइंगल एक दूसरे के रिलेशन में रहने के लिए क्या होना पड़ेगा, उन दोनों ट्राइंगल को क्या होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा, मतलब जो T1 T2 क्या होना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। T1 शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू T2, तभी वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे और रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो सो डेट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन मैंने जो बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर
चेक बोला है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सो डैट बोला है तो वो होगा ही होगा। तो इसमें बोला है सो डैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये रिलेशन डेफिनेटली इक्विवेलेंस है। ये क्वेश्चन ने हमको बता चुका है कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब बस हमको दिखाना है कि कैसे इक्विवेलेंस है। तो उसके लिए पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव है या नहीं वो चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना है, हमें एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है टी से। लेट T1 बिलोंग्स टू T बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो कोई भी ट्राइंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, ये हमने शायद क्लास 9 में पढ़ा है। तो अगर आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं पता है तो ये एक बार रिवीजन हो रहा है, पता रहना चाहिए क्योंकि ये एकदम आम बात है कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर किसी दो ट्राइंगल का शेप और साइज हैव द सेम शेप एंड साइज, तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अगर दो ट्राइंगल का शेप और साइज एक जैसा है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलते हैं। तो किसी ट्राइंगल का खुद के साथ शेप और साइज मैच करेगा। मतलब आप अगर मान लीजिए आप हो, ये आप हो, तो आप जैसे है तो आप तो खुद के साथ तो मतलब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ना, मतलब जो आप है वैसा ही दिखेगा ना, मिरर में देखेंगे तो सेम रहेगा ना, खुद के साथ तो वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा क्योंकि आपका जो हाइट है, वेट है, लेंथ है, जो बनावट है, वो सब तो आपके साथ तो सेम ही रहेगा ना, चेंज नहीं होगा ना। तो किसी भी ट्राइंगल खुद के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब मिरर के आगे बैठेगा तो कॉन्ग्रुएंट रहेगा ना। कोई भी ट्राइंगल खुद के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होगा, सेम शेप है। तो T1 will be congruent to itself. So T1 will be congruent to itself क्योंकि सेम ट्राइंगल है। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अगर T1 से कॉन्ग्रुएंट है तो वो रिलेशन में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन ये है कि T1 शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू T2 टू बी इन द रिलेशन। तो इधर T1 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, कोई ट्राइंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। तो इसका मतलब T1 बिलोंग्स टू R for all T1 belongs to T। तो सभी ट्राइंगल खुद के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। और रिफ्लेक्सिव का कंडीशन ये है कि जितने भी एलिमेंट है सेट में, जितने भी एलिमेंट है वो क्या होना पड़ेगा, खुद के साथ रिलेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो कर रहा है ना, सभी ट्राइंगल खुद के साथ रिलेशन फॉर्म करेगा ना, क्योंकि सभी ट्राइंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो ये हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। अब अगर रिफ्लेक्सिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जाना पड़ेगा स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में हमें क्या देखना है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये प्रूफ हो गया। अब हमें देखना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब हमें देखना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो दो ट्राइंगल्स लेते हैं, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले, T1 T2 बिलोंग्स टू T सच दैट, और मानना पड़ेगा कि ये किस तरह के आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, जो रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो हमने ले लिया T1 T2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट और बोल दिया कि वो रिलेशन को बिलोंग करते हैं। अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम है। तो अगर ये ट्राइंगल को इधर लाऊं और ये ट्राइंगल को इधर लाऊं ले जाऊं तो भी वो सेम ही रहेंगे ना, चेंज नहीं होगा ना। मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का सेम शेप और साइज है, इसीलिए ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस ट्राइंगल को इधर ले आऊंगा और इस ट्राइंगल को इस साइड ले जाऊंगा तो भी उसका सेम शेप और साइज रहेगा कि नहीं, तो वो तब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल एक जैसे दिखते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उधर से एक आदमी आ रहा है, मैं वो जैसा दिख रहा हूं लेकिन वो मुझ जैसा नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब ट्विंस, मतलब देखो मैं चल रहा हूं, रास्ते में चल रहा हूं, एक इधर से एक लड़का आया जो मेरी तरह दिखता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मैं उसकी तरह नहीं दिखता हूं, मैं उसकी तरह दिखता हूं इसीलिए तो वो मेरी तरह दिखता है। ये अगर ये एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो वो ट्राइंगल भी इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब हुआ T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1।
इसका मतलब क्या हो गया, ये इंप्लाई करेगा कि T2 T1 बिलोंग्स टू R। तो जब T1 T2 R को बिलोंग कर रहा है तो T2 T1 भी R को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया सिमेट्रिक फॉर ऑल आर्बिट्रेरी एलिमेंट T1 T2 बिलोंगिंग टू T सच दैट T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो इंप्लाइज T2 T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये रिलेशन हो गया सिमेट्रिक। T तो पहला एलिमेंट बोल रहा है कि वो दूसरे के साथ रिलेशन में है और दूसरा एलिमेंट भी बोल रहा है कि वो पहले के साथ रिलेशन में है, तो ये रिलेशन हो गया सिमेट्रिक। तो अब हमें देखना पड़ेगा, अब सेकंड स्टेप भी सेटिस्फाई हो गया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में देखना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या देखेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, ट्रांजिटिव के लिए आपको इस बार क्या लेना है, 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है। रिफ्लेक्सिव में 1 लिया, सिमेट्रिक में 2 लिया, ट्रांजिटिव में 3 लेना है। तो 3 ट्राइंगल्स ले लीजिए आर्बिट्रेरी एलिमेंट। लेट T1 T2 T3 बिलोंग्स टू T सच दैट, किस तरह के लेने, सच दैट T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। इंक खत्म हो गया। तो इसमें क्या है कि T1 T2 और T3 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए और माना कि T1 T2 रिलेशन को बिलोंग करते हैं और T2 T3 भी रिलेशन में बिलोंग करते हैं, मतलब T1 T2 रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और T2 T3 भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, T1 T2 बिलोंग्स टू R मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये मान लीजिए ये हो गया 1। और इसका मतलब क्या होता है, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो T1 T2 को रिलेशन में बिलोंग करने के लिए क्या होना पड़ता है, T1 और T2 को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ता है। तो इधर T1 T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है, और T2 T3 बिलोंग कर रहा है तो T2 और T3 भी रिलेशन में है, मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब ये दोनों इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, T1 T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब T1 और T3 सेम ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, T1 is congruent to T3 since two triangle, if two triangles are congruent to the same triangle, अगर दो ट्राइंगल किसी एक ट्राइंगल, मतलब अगर दो सेपरेट ट्राइंगल्स किसी एक सेम ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो वो एक दूसरे के साथ भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब से हो जाएगा T1 is also congruent to T3, मतलब मुझ जैसा दिखने वाला एक है और हम दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम दिखते हैं, और इस जैसा दिखने वाला एक और है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये मुझ जैसा दिखने वाला जो है वो जैसा दिखने वाला एक और है, मैं और ये लड़का कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम दिखते हैं, और ये लड़का इस लड़के के साथ सेम दिखता है। तो अगर मैं इसके साथ सेम दिखता हूं तो इसके साथ भी सेम दिखूंगा, क्योंकि मैं जिसके साथ सेम दिख रहा था वो इसके साथ सेम दिख रहा है। समझ में आया बात? मतलब मैं जिसके साथ सेम, मेरा जो जुड़वा है उसका भी जुड़वा है, मतलब मेरा जो जुड़वा है उसका एक और जुड़वा है, तो उस जुड़वे के साथ भी मैं तो सेम दिखूंगा ना। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्राइंगल फिर एक और ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये और ये सेम दिखते थे, सेम शेप और सेम साइज था इन दोनों का, और इस ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के साथ भी शेप और साइज मिल रहा है, तो इसका पहले के साथ भी शेप और साइज मिलेगा। तो ये तो कॉन्ग्रुएंस थ्योरम में भी आपने पढ़ा था, तब भी देखा था, तो वही बात ये रिपीट हो रहा है। तो T1 is congruent to T3 because if two triangles are congruent to the same triangle then they will be congruent to each other। तो इसका मतलब for every T1 T2 belonging to R and T2 T3 belonging to R, T1 and T3 also belongs to R। तो ये कंडीशन किसका है, ट्रांजिटिव का है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन था रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, हमने शो कर दिया। सिंस द रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence
रिलेशन, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो अगर आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन से ध्यान से अगर सभी वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो आपने ये क्वेश्चन 2 बार देख चुका है। पहले रिफ्लेक्सिव के क्वेश्चन में भी देख चुके हो ये, और सिमेट्रिक में भी आप ये क्वेश्चन देख चुके हो, और शायद ट्रांजिटिव में भी था, मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन आप ये क्वेश्चन देख चुके हो पहले। और यही क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं लिखा है। उसमें लिखा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, वो चेक करने को बोला गया है उस क्वेश्चन में। और हम जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन में भी बहुत कुछ दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन से ही आधा आंसर दिया हुआ रहता है। तो इधर क्या लिखा है, चेक लिखा है। चेक का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, सो लिखा हुआ था, सो का मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको बस दिखाना है। तो इसमें क्या है, चेक है। तो चेक में वो इक्विवेलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो बहुत लोगों के, बहुत स्टूडेंट्स के, मतलब जो भी भाई बहन है, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो मैंने बताया था कि अगर किसी चीज को प्रूव करना है तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके करना है। लेकिन अगर किसी चीज नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है बोल के प्रूव करना है तो एग्जाम्पल देने से काफी हो जाएगा। तो बहुत सारे के दिमाग में ये होगा कि कैसे पता चला है, मतलब कैसे पता लगा क्वेश्चन को देख के ही कि वो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सेट को एक बार गौर से देखना, और ये जो रिलेशन का डेफिनेशन है इसे गौर से देखना। तो सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का। और डेफिनेशन क्या है रिलेशन का, y शुड बी डिविजिबल बाय x, मतलब जो 2 एलिमेंट रहता है उसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल रहना पड़ता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, सेम एलिमेंट का रिलेशन रहना पड़ता है, मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, सभी का खुद के साथ रिलेशन रहना पड़ता है। तो कंडीशन क्या है, डिविजिबल होना पड़ेगा। तो कोई नंबर खुद से तो डिविजिबल होगा ही होगा, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो जितना भी रियल नंबर है वो खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ये आपको पता चल गया। अगर ये जब जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी कर पाओगे, ये सब उतना जल्दी दिमाग में आपका हो जाएगा। तो अब देखना है सिमेट्रिक में क्या होना पड़ता है, अगर ए बी, मतलब अगर कोई 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका रिवर्स, मतलब जो सेकंड टर्म है उसको पहले लिखने पर और फर्स्ट टर्म को 2 सेकंड में लिखने पर भी वो रिलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। मतलब ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए को भी रिलेशन में होना पड़ता है सिमेट्रिक में। ये कंडीशन तो आपको मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये तो पता चलना पड़ेगा, पता चलना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में सब हम ये तो डिस्कस कर रहे थे। तो सिमेट्रिक है या नहीं, इसके लिए क्या है, दूसरा एलिमेंट जो है पहला एलिमेंट से डिवाइड होना पड़ता है, ये कंडीशन है। तो आप दिमाग में कोई भी नंबर ले लो, ये ही लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी दूसरा जो भी नंबर आपके दिमाग में आए, पहले 2 नंबर ले लो कोई भी। और मान लो अगर कोई नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है तो वो दूसरा तो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि जो नंबर उसको डिवाइड कर रहा है वो तो उससे छोटा होगा। अगर सेम नंबर है तो ए बी कंडीशन नहीं आएगा ना, मतलब 2 डिफरेंट नंबर है तभी तो कंडीशन आएगा। तो याद करना, अगर बी को ए डिवाइड कर रहा है तो बी इससे बड़ा होगा, छोटे नंबर को तो कोई डिवाइड नहीं करता है, तो बी इससे बड़ा रहेगा, तो बी तो ए को डिवाइड नहीं कर पाएगा, मतलब इसका रिवर्स तो हम नहीं कर पाएंगे, मतलब बी ए तो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर पाएगा। ऐसे जनरली देखेंगे तो भी बी ए, क्योंकि बी तो ए से बड़ा है, क्योंकि वो ए से डिविजिबल है तो बी तो ए से बड़ा है, तो बी तो ए को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये तो सिमेट्रिक होने का तो चांस सवाल ही नहीं उठता। और जब ये आपके दिमाग में हो जाए तो आप इधर से एक एग्जाम्पल ले लेना। क्या एग्जाम्पल लेने में कुछ नहीं, एग्जाम्पल लेना बहुत आसान है। इधर से एग्जाम्पल लेना, आप कोई भी ले सकते हो, इधर से कुछ भी लो और प्रूव कर दो। जैसे कि 2 4 को डिवाइड कर सकता है ना, तो 2 4 को डिवाइड कर सकता है, ये तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट जो है y 4 उसको तो फर्स्ट एलिमेंट x मतलब 2 डिवाइड कर रहा है। लेकिन इसका रिवर्स में जब लिखोगे तो सेकंड एलिमेंट जो y जो है 2 उसको तो x मतलब फर्स्ट एलिमेंट 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा ना, तो 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये एग्जांपल देने पर ये सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह ट्रांजिटिव के लिए भी देख लो, अगर मान लो ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये सब दिमाग में करना है आपको।
अगर क्वेश्चन देख के आपको पता करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, तो कैसे करना है मैं वो टेक्निक बता रहा हूँ। तो ए बी रिलेशन में है उसका मतलब बी ए से डिविजिबल है, और बी सी रिलेशन में है मतलब सी बी से क्या रहेगा, डिविजिबल रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि बी ए से डिविजिबल है मतलब बी ए का मल्टीपल है, बी क्या है, ए का मल्टीपल है। ए इंटू समथिंग इज गोइंग टू बी बी। वैसे ही सी बी से डिविजिबल है मतलब सी क्या रहेगा, बी का मल्टीपल रहेगा। तो ये जिसको डिवाइड कर रहा है वो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो ये उसको ऑब्वियसली डिवाइड कर पाएगा, है कि नहीं। ये अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है और वो नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर उसको डिवाइड कर पाएगा, तो ये नंबर उसको डिवाइड कर पाएगा। तो ये प्रूव करने पर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इतना प्रूव करने पर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अभी इधर सिमेट्रिक ही नहीं है तो ट्रांजिटिव प्रूव करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है कि नहीं। ये अगर सिमेट्रिक ही नहीं है तो ट्रांजिटिव प्रूव करने की तो जरूरत नहीं है ना, सवाल ही नहीं उठता। तो पहले करते हैं ये क्वेश्चन, इसमें चेक बोला गया है ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो उसके लिए पहला क्या करना है, आपको रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक करना है। तो आपको रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक करना है, ऐसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऑब्जर्व करना, और अगर आपको लगे कि ये नहीं हो रहा है तो एक एग्जांपल ले लेना उस सेट से। पहले आर्बिट्ररी एलिमेंट से ही सोचना, अगर टेक्निकली सोचना, क्योंकि जो भी ये कंडीशन रहेगा ये मैथमेटिकल कंडीशन रहेगा और बेसिक मैथमेटिकल कंडीशन रहेगा जो आपको क्लास 9 तक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, क्लास 9, 10, 11 तक जो आप पढ़ चुके हो वही कंडीशन रहेगा। तो उसी से आपको पता चलेगा। अगर आपको अच्छा आइडिया है मैथ्स में जो पहले पढ़ा है पहले क्लास में, तो उसी आइडिया पे ये रिलेशन का डेफिनेशन तो होगा। तो आप वैसे ही दिमाग में ही सोच सकते हो दो आर्बिट्ररी एलिमेंट और वो सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। नहीं है तो बस एक एग्जांपल ले देना, फिर बात खत्म। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, आपको कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना है। मान लीजिए ए ले लिया, बिलोंगिंग टू ए। तो कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल रहता है, ए इज डिविजिबल बाई ए इज डिविजिबल बाई ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, मतलब ये इंक पूरा खत्म ही हो गया है। इसका मतलब हो गया ए बिलोंग्स टू आर। तो ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए बिलोंग्स टू आर, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब आपको सेकंड स्टेप में जाना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आपको सेकंड स्टेप में वो प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक है या नहीं ये प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, हमने देख लिया था पहले ही, मतलब ऑब्जर्व कर लिया था कि सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस एग्जांपल लेना है। 2, 4, इट इज क्लियर दैट 2, 4 बिलोंग्स टू आर as 4 is divisible by 2, as 4 is divisible by 2, but 4 2 does not belongs to R, as 2 is not divisible by 4. So 2, 4 belongs to R, but 4 2 doesn't belongs to R. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो जब दो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सिमेट्रिक में ही प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। इधर ही आप लिख दीजिए, सो द सिंस द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक हेंस इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देख लेंगे, ये हमने ट्रांजिटिव के वीडियो में भी ये क्वेश्चन किया था, फिर भी एक बार मैं आपको करा दूंगा। ये ट्रांजिटिव है तो कैसे प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव है, आपको लेना है ए बी सी। क्योंकि ये जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो मैं ये रफली करूंगा, बस आपको डिक्टेट कर दूंगा, आप सुनना। ए बी सी बिलोंगिंग टू ए, आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, जैसे कि ए बी बिलोंग्स टू आर और
बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, बी इज डिविजिबल बाई ए, बी इज डिविजिबल बाई ए मतलब बी इज डिविजिबल बाई ए मतलब बी बाई ए मतलब कोई क्वोशंट आएगा, क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट आएगा कोई भी एक नेचुरल नंबर आएगा, k1 बिलोंग्स टू n, क्योंकि b a से डिविजिबल है तो डिवाइड करने पर क्वोशंट तो आएगा ना, तो क्वोशंट क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। वैसे ही बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब c इज डिविजिबल बाई b, कंडीशन क्या है, दूसरा एलिमेंट पहला एलिमेंट से डिविजिबल होना पड़ता है, तो c इज डिविजिबल बाई b बाई सम नेचुरल नंबर k2 बिलोंगिंग टू n। तो ये दो इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, बी ए इंटू सी वी इक्वल्स टू k1 k1 एंड k2 बिलोंग्स टू n। तो ये दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, बी बी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, c बाई ए इक्वल्स टू k1 बाई k2। तो ये क्या दर्शा रहा है कि c क्या होगा, a से डिविजिबल है बाई सम k1 k2 नेचुरल नंबर, जहां पर k1 और k2 नेचुरल नंबर है तो c a से डिविजिबल है, मतलब ये हो गया सेकंड एलिमेंट और ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, तो मतलब a बाई ए सी बिलोंग्स टू r। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस क्लास। अगर कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, और इक्विवेलेंस क्लास से हम कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स में बांट सकते हैं। एक छोटा सा सॉफ्ट टॉपिक ही बोल दीजिए, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ साथ उसको अटैच करके दिया जा सकता है कि प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, और फॉर दिस इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट्स लिखो। इक्विवेलेंस क्लास में थोड़ा आपको बता दूं तो वो डोमेन जैसा ही है, डोमेन एग्जैक्टली डोमेन नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जब भी कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो उसमें डोमेन जैसा ही काम करता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे इक्विवेलेंस क्लास। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीबीएसई के जितने भी पास्ट पेपर्स में रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन से, क्योंकि इस बार ज्यादा चांसेस इक्विवेलेंस रिलेशन से ही आने का है मेरे हिसाब से, तो वो डिस्कस करेंगे 3-4 क्वेश्चन। फिर मैं जितना क्वेश्चन हो सके उतना डिस्कस करेंगे, जितना निकाल पाऊंगा अभी फिर निकाल चुका हूँ, मतलब जितना हो सके वो डिस्कस करेंगे। फिर आपके लिए भी कुछ छोड़ना पड़ेगा, सभी तो मैं नहीं करूंगा ना, तो जब डाउट्स होगा आप पूछेंगे, और फिर मैं बुक से एनसीईआरटी बुक में कौन सा जो रिलेशन पोर्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो बता दूंगा, आप वो प्रैक्टिस जरूर करना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इक्विवेलेंस क्लास, वो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, उसमें बस इक्विवेलेंस क्लास क्या है वो हम बात करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस।